रहीम अपनी अम्मी और अब्बू के साथ रहता था। वो पढ़ाई में बहुत कमजोर था। उसकी अम्मी और अब्बू उसके लिए बहुत परेशान रहते थे। एक दिन रहीम के अम्मी ने रहीम को कहा, चलो रहीम, नमाज का समय हो गया है। नहीं अम्मी, मैं नहीं आना चाहता। मैं अपने दोस्तों के साथ खेलने जा रहा हूँ। रहीम, कभी कभी नमाज भी पढ़ लिया करो। हर समय खेलना खेलना बस खेलना। रहीम घर के बाहर खेल रहा था। वो अम्मी से अगले दिन नमाज के लिए जाने का वादा करके एक बार फिर से खेलने लगा। अम्मी वहां से चली गई। थोड़ी देर में जब अम्मी वापस आई तब भी रहीम खेलता हुआ ही मिला। रहीम, क्या है ये सब कुछ? तुम अभी तक खेल रहे हो और पढ़ाई भी नहीं की है तुमने। अम्मी बस मैं जा ही रहा हूँ। रहने दो, अब हो चुकी है तुम्हारी पढ़ाई। अब तुम मस्जिद जाओ और फकीरों को खाना देकर आओ। रहीम ने सोचा कि चलो ये अच्छा रहेगा, पढ़ना नहीं पड़ेगा। मस्जिद चला जाता हूँ खाना देने के लिए। रहीम चला जाता है और गरीबों को खाना देने लग जाता है। जब वो एक फकीर को खाना दे रहा होता है तो फकीर कहता है, नहीं चाहिए तुम्हारा खाना, मुझे पैसे चाहिए। पर बाबा, मेरे पास तो पैसे नहीं है। मेरे पास तो सिर्फ खाना ही है। झूठ मत बोलो, तुम्हारे जेब में 2 रुपए हैं। यह सुनकर रहीम चौंक जाता है। पर बाबा, आपको कैसे पता चला कि मेरे पास कितने रुपए हैं? मुझे तुम्हारे बारे में सब पता है। पर आप कैसे जानते हैं? क्योंकि मेरे पास जादुई रुमाल है जिससे मैं सब जान लेता हूँ। बाबा, आपका ये जादुई रुमाल और क्या क्या कर सकता है? ये रुमाल सब कुछ कर सकता है। तुम्हारी सारी इच्छाएं पूरी कर सकता है। क्या सच में बाबा? हाँ, सच में। क्या ये रुमाल मुझे पढ़ाई में अच्छा करवा सकता है? क्योंकि मेरे अम्मी अब्बू मुझे लेकर बहुत परेशान रहते हैं, क्योंकि मैं पढ़ाई में अच्छा नहीं हूँ ना। हाँ, क्यों नहीं। ये रुमाल तुम्हें पढ़ने में अच्छा क्या, बहुत अच्छा कर सकता है। तुमको हमेशा अपने किताब को इस रुमाल पर रखकर 2 घंटा पढ़ाई करना है। एक दिन भी छूटना नहीं चाहिए। नहीं बाबा, बिल्कुल नहीं छूटेगा। ठीक है बाबा, मैं ऐसा ही करूँगा। लेकिन इसके लिए तुम्हें मुझे पैसे देने होंगे, जितने तुम्हारे जेब में हैं। रहीम ने जल्दी से 2 रुपए निकालकर बाबा को दे दिए, जो रहीम अपने जेब में चॉकलेट के लिए लाया था। और रुमाल लेकर झटपट वो घर के ओर चल पड़ा। दूसरे दिन से रहीम रोज रुमाल निकालकर उस किताब पर रखता और 2 घंटे पढ़ता। उसकी माँ भी देखकर बहुत खुश होती। जो रहीम कभी किताबों को देखता भी नहीं था, आज तो बहुत मन लगाकर पढ़ाई कर रहा है। फिर वो दिन भी आया जिसका रहीम का बहुत बेसब्री से इंतजार था, अपनी रिजल्ट का दिन। आज वो अपनी अब्बू के साथ रिजल्ट लेने गया तो उसका खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा। रहीम अपने कक्षा में पहले नंबर पर आया था। उसके टीचर्स भी हैरान थे कि हर साल फेल होने वाला रहीम पहले नंबर पर कैसे आया। घर में अम्मी ने मिठाई बांटी और खूब खुश हुई। अम्मी और अब्बू दोनों मस्जिद गए और उस बाबा से मिले और उन्हें शुक्रिया कहा और पूछा उन्होंने ऐसा कैसे किया। कल रहीम को साथ लेकर आना, तब बताऊंगा। दूसरे दिन अम्मी अब्बू रहीम को लेकर मस्जिद पहुंचे और उन्हीं बाबा से मिले। बाबा, आपको पता है, मैं अपने कॉलेज में अपनी कक्षा में पहले नंबर पर आया हूँ। मैं सब जानता हूँ और ये रुमाल मुझे अब वापस कर दो। क्या? नहीं बाबा, अगर आपने ये रुमाल मुझसे वापस ले लिया तो मेरा मन फिर से पढ़ाई में नहीं लगेगा। रहीम बेटा, ये कोई जादुई रुमाल नहीं है। यह एक साधारण सा ही रुमाल है। मैंने तुमसे झूठ कहा था कि ये जादुई रुमाल है। क्या आपने मुझसे झूठ बोला था?
पर आपने ऐसा क्यों किया? उस दिन मैंने तुम्हारे माँ को दुआ मांगते हुए देखा। तुम्हारे माँ तुम्हें लेकर बहुत परेशान थी। मैंने उनसे कहा कि वो तुमको मेरे पास भेजें, मैं सब ठीक कर दूंगा। मैंने देखा कि तुम बहुत अच्छे और तेज दिमाग वाले हो, बस तुम पढ़ाई को समय नहीं देते। इसीलिए मैंने तुम्हें रोज 2 घंटे पढ़ने को कहा। तुम कक्षा में फर्स्ट रुमाल के लिए नहीं, रोज 2 घंटे पढ़ाई के लिए आए हो। रहीम और उसकी माता पिता को भी बात समझ में आ गई। रहीम ने वादा किया कि अब वो रोज पढ़ेगा और कभी भी नियम नहीं तोड़ेगा। टिंकू हर साल छुट्टियों में अपने मामा जी के घर जाया करता था। टिंकू के मामा जी अहमदनगर में रहते थे। मामा के घर पर टिंकू के बहुत सारे दोस्त थे, जिनके साथ टिंकू बहुत खेलता था। टिंकू को मामा के घर जाने में बस एक ही दिक्कत होती थी कि मामा के घर जाने के लिए कोई साधन नहीं था। उसे अपने मामा के घर बैलगाड़ी में जाना पड़ता था और बैलगाड़ी में जाना टिंकू को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था। मामा के घर जाते समय बीच में एक घना जंगल भी आता था, जिससे टिंकू को बहुत डर लगता था। इस बार भी टिंकू अपने मामा के घर जाने के लिए निकलता है। शाम होते ही टिंकू को डर लगने लगता है। वो अपने मामा से कहता है कि मामा, आप मुझे बैलगाड़ी में मत लेकर चला करिए, मुझे बहुत डर लगता है। अरे बेटा टिंकू, डरने की क्या बात है, मैं हूँ, तुम्हारी माँ है और तुम्हारे पापा भी तो हमारे साथ हैं। हाँ मामा, वो बात तो ठीक है, लेकिन मुझे जंगल के रास्ते में बहुत डर लगता है। थोड़ा आगे जाते ही बैलगाड़ी का एक पहिया निकल जाता है और बैलगाड़ी रुक जाती है। अब तो टिंकू का डर और बढ़ जाता है। माँ, अब गाड़ी से नीचे मत उतरना, मुझे बहुत डर लग रहा है। टिंकू, तुम कितना डरते हो, मैं तुम्हारे पास ही हूँ, तुम चिंता मत करो। टिंकू के मामा और टिंकू के पापा उतरकर बैलगाड़ी का पहिया ठीक करने लगते हैं। तभी उन्हें किसी की पायल की आवाज आती है। देखते हैं तो एक औरत पास ही खड़ी हुई थी। आप कौन है और इतनी रात को यहाँ अकेले क्या कर रही हो? मैं यहाँ पानी भरने आई थी नदी से, लेकिन लौटते वक्त बहुत देर हो गई है। क्या आप मुझे मेरे गांव छोड़ देंगे? हाँ, क्यों नहीं। आपके गांव का नाम क्या है? अहमदपुर। हम लोग वहीं जा रहे हैं, आप बैलगाड़ी में बैठ जाइए, हम आपको छोड़ देंगे। औरत बैलगाड़ी में बैठ जाती है और टिंकू और उसकी माँ से बातें करने लगती है। उसके पास एक घड़ा होता है, पर खाली। अरे, तुम तो पानी भरने आई थी, क्या तुम्हें आज पानी नहीं मिला? तुम्हारा घड़ा तो खाली है। हाँ, आज मुझे पानी नहीं मिला, मैंने मटका भर लिया था, पर रास्ते में एक आदमी को बहुत प्यास लगी थी, मैंने उसे पानी पिला दिया। अरे, तुम तो बहुत अच्छी हो। ये सुनकर औरत अपने मटके में से खिलौना निकालती है और टिंकू से कहती है कि ये खिलौना मैं अपने बेटे के लिए लेकर जा रही थी, लेकिन तुम भी मेरे बेटे जैसे हो, खिलौना तुम रख लो। आप लोगों ने मेरी बहुत मदद की है। टिंकू जल्दी से खिलौना ले लेता है, क्योंकि टिंकू को खिलौने खेलने का बहुत शौक होता है। उसकी माँ उसे मना करती है, पर वो नहीं मानता। थोड़ी देर बाद वो औरत गाना गाना शुरू कर देती है। टिंकू की माँ उससे कहती है, आप तो बहुत अच्छा गाती हो। तो वो पूरे रास्ते सबको बहुत सारे गाने सुनाती है। थोड़ी देर बाद अहमदपुर आ जाता है और वो गांव आते ही उतर जाती है और कहती है कि बस गांव की शुरुआत में ही मेरा घर है। औरत को गांव की शुरुआत में ही उतारकर वे लोग गांव के अंदर चले जाते हैं। घर पहुंचकर सब लोग खाना खाते हैं और थोड़ी देर बाद थके होने के कारण सो जाते हैं। उस औरत ने टिंकू को जो खिलौना दिया था, उसमें से अजीब अजीब सी आवाजें आने लगती हैं, जिससे सबकी नींद खुल जाती है। अरे, ये कैसी आवाज आ रही है घर में? सब लोग उठकर इधर उधर देखने लगते हैं और मामा उस खिलौने के पास जाते हैं और कान लगाकर सुनते हैं। उस खिलौने में से उन गानों की आवाज आती है जो औरत रास्ते में गा रही थी। मामा डरकर वो खिलौना फेंक देते हैं। गिरने से वो खिलौना टूट जाता है
और आवाज आनी बंद हो जाती है। सब लोग फिर से जाकर सो जाते हैं, लेकिन थोड़ी देर बाद फिर से वही आवाज आने लगती है। इस बार तो सबके डर का ठिकाना ही नहीं रहता कि आखिर ये क्या हो रहा है। मामा जी देखते हैं तो देखते रह जाते हैं कि वो खिलौना तो वापस पहले की तरह जुड़ जाता है और उसमें से वही आवाज आने लगती है। अब तो नानी सब कुछ समझ जाती है। क्या तुम लोगों को रास्ते में कोई पानी भरने वाली औरत मिली थी? जी हाँ, पर आपको कैसे पता? ये खिलौना उसी ने दिया है। हाँ नानी। अभी जाओ और इस खिलौने को गांव से बाहर फेंक कर आ जाओ। जी ठीक है। मामा जी और टिंकू के पिताजी खिलौने को गांव से बाहर फेंक कर आ जाते हैं और घर आकर नानी से पूछते हैं कि आखिर खिलौने में और उस औरत में क्या बात थी। बेटा, बहुत समय पहले एक औरत को गांव वालों ने गांव से निकाल दिया था। उसका एक छोटा सा बच्चा था। कुछ समय बाद बीमारी के कारण उसका बच्चा मर गया तो उसने भी खुदकुशी कर ली। तब से वो चुड़ैल बनकर घूमती है, लेकिन गांव के अंदर नहीं आती। सब सुनकर डर जाते हैं, लेकिन नानी उन्हें बताती है कि गांव के अंदर उसका कोई डर नहीं है, क्योंकि वो गांव के अंदर के किसी भी व्यक्ति को कोई नुकसान नहीं पहुंचाती। ये सुनकर सबको थोड़ी शांति मिलती है और सब लोग चैन से सो जाते हैं।